जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी साइंस की जो हम लोगों ने NCERT सीरीज अपना स्टार्ट कर रखा है, उसी सीरीज में आपका आज डे नंबर 24 है। अभी तक कुल हम लोगों ने 23 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए। उन 23 लेक्चर में 23 अलग अलग 23 अलग अलग चैप्टर को हमने विद प्रीवियस ईयर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। आज उसी लहजे में उसी कतार में हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। ठीक है ना, ये क्लास 8th की NCERT का चैप्टर है। यहाँ से भर भर के आपके सीटेड पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मजा आने वाला है क्लास का। बहुत अच्छा हमने क्लास का कंटेंट तैयार किया हुआ है। अभी आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितने अच्छे तरीके से कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। देखिए यूनिवर्स में अगर बात करें, चाहे पानी हो जाए, समुद्र हो जाए, कहीं पे भी आप देखेंगे ना, पानी पे भी आप देखेंगे, अगर आप सूक्ष्मदर्शी को लेकर के अगर देखेंगे ना, तो छोटे छोटे आपको बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये ह्यूमन के लिए, खासकर हम अपनी लाइफ के लिए अगर बात करें, अपने ह्यूमन बॉडी के लिए या जीवों के लिए, कुछ जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं, कुछ जो होते हैं हानिकारक भी होते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में हमें उन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरुआत से ही अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव को कुल 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, आपके जो सूक्ष्म जीव हैं वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में। ठीक है, पहली जो इसकी कैटेगरी आती है बैक्टीरिया, जिसको कि हिंदी में जीवाणु बोला जाता है। ठीक है, दूसरा हमने डिवाइड किया है इसको फंगी, जिसको कि कवक बोला जाता है। तीसरा आपका होता है प्रोटोजोआ, ठीक है ना, जिसकी हिंदी भी प्रोटोजोआ ही होती है। उसके बाद एल्गी, जिसको कि शैवाल आप लोग बोलते हो। ठीक है ना, ये 4 होते हैं। तो ये यहाँ देखो छोटा सा हमने ये भी लिख दिया है कि बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस होता है, और प्रोटोजोआ की वजह से अतिसार और मलेरिया होता है। लेकिन इसका मैं पूरा एक चार्ट आपको दिखाऊंगा अभी। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना, आपसे इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन किसका पार्ट है। ठीक है ना, आपको 1-2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है ना, देखिए पहला जो अगर हम बात करें बैक्टीरिया का, तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया के मैंने फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं ना। इसमें देखिए स्पाइरल जीवाणु, स्पाइरल बैक्टीरिया आता है। ठीक है ना, छड़नुमा जीवाणु यानी कि रॉड बैक्टीरिया आते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, अगर हम फंगी यानी कि कवक के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है पेनिसिलियम। ठीक है ना, पेनिसिलियम हो गया, और एक राइजोपस होता है जो ब्रेड मोल्ड भी इसका नाम होता है। देखने में आपको देखिए ये सूक्ष्मदर्शी से NCERT के फोटोग्राफ्स है जो मैंने आपके सामने दिखाए हैं। ठीक है ना, तो ये आपको देख रखना है याद। ठीक है ना, और क्या है एस्परजाइलिस, एस्परजिलस करके एक होता है, ये भी किसका उदाहरण है, फंगी का। तो आपको फंगी के उदाहरण, इनके नाम पता होना चाहिए। अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आपको जवाब खुद देना है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, एस्परजिलस का किसका एग्जाम्पल है, कवक यानी कि फंगी का। पेनिसिलियम किसका है, फंगी का है। और राइजोपस किसका है, फंगी का हो गया। ठीक है ना, अब हम आपको दिखा देते हैं इसका क्या कहते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल की। एल्गी के आपके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक होता है सोनस, ठीक है ना, क्लेमाइडोसोनस है, और एक है स्पाइरोगाइरा। तो ये शैवाल के 2 एग्जाम्पल है। फोटोग्राफ्स आप देखोगे तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा अब हम इसमें आपको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। एक सेकंड में फ़ोन को थोड़ा साइलेंट कर लूँ, अदरवाइज ये कॉल्स बजती रहती हैं। ठीक है, ओके सॉरी। अब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो प्रोटोजोआ के 2 एग्जाम्पल हैं जिसको कि एकदम रट लो आप। एक अमीबा होता है, एक पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम देखिए इस तरीके से स्लीपर के आकार का होता है, अमीबा इस तरह से फैला हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किसके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो याद हो गया, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। शैवाल के एग्जाम्पल कम से कम स्पाइरोगाइरा, तो याद रखो स्पाइरोगाइरा शैवाल, स्पाइरोगाइरा शैवाल। ठीक है ना, और एक ये पेनिसिलियम आपका कवक होता है, पेनिसिलियम कवक यानी कि फंगी। ऐसे करके कैसे भी करके 1-2 नाम को याद रखना है आपको। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा और। अब देखिए एक आ जाता है आपका वायरस। ठीक है ना,
ये जो वायरस होता है ये भी हमारा किस में काउंट होता है, सूक्ष्म जीव में ही काउंट होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव के अंदर आपका विषाणु यानी कि वायरस को भी काउंट किया जाता है। लेकिन जो हमने 4 अलग पीछे अभी पढ़े हैं, 4 सूक्ष्म जीव पढ़े हैं ना, उसमें और विषाणु में क्या अंतर है उसकी अगर हम बात करें तो जो विषाणु यानी कि जो वायरस होता है ये एक तरह से सजीव और निर्जीव दोनों का काम करता है। ये जिस बॉडी में होगा वैसा हो जाएगा। जैसे ही ये जीव जंतु या पेड़ पौधों के संपर्क में आता है तो वो सजीव की भांति काम करने लग जाता है, लाइफ की, लिविंग की तरह, ठीक है ना। अदरवाइज वो नॉन उसके तरह हो जाता है, निर्जीव की तरह हो जाता है। तो इसीलिए ये दोनों से डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ लिख रखा है कि ये बस जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करता है, ठीक है ना। गुणन करने का मतलब है एक्टिव हो जाता है, आगे बढ़ता है या फिर फैलाव करता है अपना। तो ये आपको समझ आ गया। अब ये वायरस है, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। फोटो देखना तो आप लोगों ने तो खुद ही कोरोना से इतना हंगामा मचा था, टीवी वगैरह पे बहुत फोटो देखे होंगे वायरस के। अब देखिए वायरस से होता क्या है। वायरस से छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। एक तो पहले अगर छोटी बीमारी की बात करें, जैसे कोल्ड हो गया आपका, कोल्ड का मतलब आपका जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारी हमारी किससे होती है। तो देखो ये भी याद रखना है कौन सी बीमारी किसकी वजह से होता है। जुकाम हमारा किसकी वजह से होता है, तो आपको याद रखना है वायरस से होता है, ठीक है ना। तो आपसे एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि जुकाम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें रुमाल लेकर के छींकना वगैरह चाहिए। ये सारी चीजें प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए, वेरी नाइस। अब देखो, अब अगर हम विशेष रोग की बात करें, जो वायरस से होने वाले जो थोड़े खतरनाक बीमारी हैं उसकी बात करें, तो आपका पोलियो हो जाता है, खसरा हो जाता है जिसको कि मिसिल्स बोलते हैं, और चिकन पॉक्स हो जाते हैं। ये सारे आपसे किससे होते हैं, वायरस यानी कि आपके हिंदी क्या होती है वायरस की, जीवाणु से, ठीक है ना। सॉरी विषाणु, जीवाणु तो बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो आपके विषाणु से, मतलब कि विषाणु से होने वाले जो मुख्य रोग हैं जो थोड़े हार्मफुल ज्यादा होते हैं, कौन सा नाम याद रखोगे, पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स, ये नाम आपको याद रखना है। बाकी पूरी एनसीईआरटी की जो लिस्ट है वो मैं अभी याद करवा दूंगा, घबराइएगा मत कोई, ठीक है ना। ये फोटो देख लीजिए, इस तरीके से एनसीईआरटी की ये फोटो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया ना क्लास 8 में देखोगे तो वहां फ्रेंड की तरह भी लिया गया है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए सपोर्टिव होते हैं, कुछ हमारे लिए रोगाणुजनक होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम उसका अध्ययन करेंगे। जो मित्रवत सूक्ष्म जीव है, मित्रवत का मतलब जो फ्रेंडली है हमारे, जो हम अपनी डेली लाइफ में उनसे प्रॉफिट लेकर के कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा दही, ठीक है ना, दही देखा होगा तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा, ये हमारे क्या है, फ्रेंडली सूक्ष्म जीव हो गए। और आपने देखा होगा ब्रेड यानी कि ईस्ट पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आटा गूंथ करके छोड़ दिया जाता है तो वो फूल जाता है। जैसे जब कुछ वैसे भटूरे वगैरह जली चीज बनाई जाती है तो उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक जगह और फ्रेंडली कहाँ होता है, जब हम एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहल प्रोडक्शन में। तो ये जब देखो एल्कोहल प्रोडक्शन होता है उस मेथड को बोला जाता है क्या, किण्वन विधि, किण्वन या फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से फ्रेंडली नेचर का कौन है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन है। तो आपको याद रखना है जो जैसे दही के इस्तेमाल में होता है, लैक्टोबैसिलस हो गया, आपका ईस्ट हो गया, अल्कोहल के निर्माण में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बाकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनके खोजकर्ता से। तो जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से जिससे अल्कोहल बनता है, उसकी खोज किया था लुई पास्चर ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की फोटोग्राफ्स है, ये लुई पास्चर है, ठीक है ना। लुई पास्चर ने किण्वन यानी कि फ्रेगमेंटेशन की खोज 1875 में की थी। तो आपको बस नाम याद रखना, आपसे पूछेगा किण्वन की खोज यानी कि फ्रेगमेंटेशन की खोज किसने करी थी, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, लुई पास्चर ने, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ गए। कुछ इंपॉर्टेंट खोजकर्ताओं से और क्वेश्चन बनता है, उनको भी याद रखना है, ठीक है ना। आप लोगों ने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। एक चीज ये जानना, जो छोटे मोटे जीव होते हैं, जो कवक होते हैं, फफूंद वगैरह होते हैं, उनसे एंटीबॉडीज यानी कि मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों में भी, उससे जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं। हमने 3-4 एग्जाम्पल बस दिए हैं, लेकिन जो फ्रेंडली कवक छोटे जीव होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, दवा भी बनाया जाता है, कीटनाशक भी बनाया जाता है, हमारे कई तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं में से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेनिसिलिन। आप लोगों ने सुना होगा, एंटीबॉडी होती है एक, ठीक है ना, ये फफूंद से बनती है।
आपसे पूछता है पेनिसिलिन की खोज किसने करी, तो आपको ये याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम के जीवाणु की खोज की थी, ठीक है ना, पेनिसिलिन की खोज करी थी, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। बहुत सारे पेनिसिलिन के नाम हैं, आप लोग उसे लिख लीजिएगा, दवाओं के नाम होते हैं, ठीक है। कब किया था? सन 1929 में। ये नहीं पूछा जाता, आपसे खोजकर्ता का नाम पूछेगा, ये याद रखना। बाकी एक्स्ट्रा बातें इसमें लिखिए, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चेचक का जो टीका होता है, चेचक जो वैक्सीनेशन आप लोगों ने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है उसके कई सारे हर महीने के अंदर 7-8 वैक्सीन लगती हैं, उसी को बोला जाता है वैक्सीनेशन। आप लोगों ने भी बचपन में बहुत सारे लगवाए होंगे, हमें भी लगे थे, ठीक है ना। तो जो अगर हम बात करें चेचक के टीके की, इसकी खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का 1798 में खोज किया था, ठीक है ना। और वैसे दीपावली का माहौल है, पटाखे वगैरह की आवाज भी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी इसमें, ठीक है, समझ गए, ये याद रखना है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये याद हो गया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक टॉपिक और एनसीईआरटी में है जो आपसे जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खाद्य परिरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? पके हुए खाने को बहुत दिन तक संरक्षित करके रखने की क्रिया ही होती है क्या? खाद्य परिरक्षण। घर में भी देखते होंगे आप, मम्मी जो होती हैं कभी प्याज के सिरका बना करके रख देती हैं, अचार बना करके रख देती हैं, तो ये परिरक्षण किया जाता है। तो ये किसकी हेल्प से किया जाता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ परिरक्षक का आपको नाम याद रखना है। एक तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोडियम बेंजोएट। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। दूसरा आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है। तीसरा आपने देखा होगा कभी कभी अचार में नमक लगा करके या चीनी लगा करके, शुगर लगा करके रख दिया जाता है, ये होता है। तेल भी इसी में आता है, और सिरका यानी कि विनेगर भी आपका किस में आता है? खाद्य परिरक्षक के रूप में लिया जाता है। और एक हम फूड को प्रिजर्व करते हैं पास्चुराइजेशन मेथड द्वारा, पाश्चरीकरण द्वारा, ठीक है ना। पाश्चरीकरण में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो दूध पैकेट वाला आता है, पैकेट वाला दूध होता है ना, उसको पास्चराइज करके रखा जाता है। इसको 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। तो इसके अंदर जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। कहीं आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? बच्चे थोड़ा सा आज देखो वो पटाखे का जला रहे हैं तो आवाज़ आ रही होगी शायद, उसको इग्नोर कीजिएगा, आप अपनी क्लास पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे, ये दोनों नाम याद रखना, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये जरूर पूछा जाता है। एक आपसे पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो गलत काट देना, वो नहीं इस्तेमाल होता है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, अब देखिए कुछ हमारे कुछ फ्रेंडली हो गए सूक्ष्म जीव, कुछ जो होते हैं रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना, उनको भी हमें याद रखना होता है, जो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक चीजों को प्रवाहन का काम करते हैं। तो ये देखिए एक एनसीईआरटी की एक लिस्ट है जिसमें आपको मानव रोग के नाम मिल जाएंगे, रोगों के कारक और सूक्ष्म जीव का नाम मिल जाएगा, किसकी वजह से होता है, कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आपको एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है ना। चलो अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग, तो ये जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है ना, जीवाणु की वजह से होता है, जिसको कि वायरस भी बोला जाता है, ठीक है। अब फैलता कैसे है? ये एयर के माध्यम से फैलता है। खसरा की बात करें, ये भी वायरस से होता है, वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स की बात करें, वायरस से होता है, ये सीधे वायु के संपर्क से आने से फैलता है। पोलियो की बात करें, ये भी एक वायरस है जो कि वायु जल से फैलता है, जल द्वारा भी फैलता है। इन सबके एक कॉमन रोकथाम की तरीके हैं, क्या है कि रोग जिसको ये चीज हुआ और रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण करा लेना चाहिए। तो ये देखो आपको याद रहना चाहिए किसकी वजह से क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से, जीवाणु तो बैक्टीरिया होता है ना, विषाणु वायरस होता है, ये बैक्टीरिया है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, कई बार मुझे डाउट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज दोनों एक साथ याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो आपका होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है। खसरा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, तो ये तीन तो वायरस से होते हैं, ये याद रखना है। अब आपको याद रखना हैजा और टाइफाइड, ये दोनों हैजा और टाइफाइड जो होते हैं ये भी जीवाणु के द्वारा होते हैं। इसमें आपसे इनके वहन को पूछता है कैसे फैलते हैं, तो हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये जल या दूषित भोजन खाने से पीने से फैलते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है।
तो याद रहेगा ना, टाइफाइड हैजा जल द्वारा, टाइफाइड हैजा जल द्वारा फैलता है। ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैं इतना रटवा रहा हूँ। टाइफाइड हो गया, हैजा हैजा हो गया, कैसे फैलता है? जल या दूषित भोजन द्वारा। इसमें क्या रोकथाम क्या होता है? व्यक्ति स्वच्छता की एवं अच्छी आदतों का अपनाना, भली भांति भोजन, उबाले पेयजल की टीकाकरण। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे दो और आपको याद रखने, हेपेटाइटिस ए जो होता है एक वायरस है, ये जल से फैलता है। इसको बचने के लिए क्या करते हैं? उबले हुए पेयजल प्रयोग करते हैं और टीकाकरण करा लेते हैं। अच्छा, एक आपका आ जाता है मलेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है और इसका वाहक कौन होता है? मलेरिया का वाहक होता है मच्छर, मॉस्किटो जो होते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए आप लोग नेट का यूज कर लेते हैं, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, या फिर गुड नाइट वगैरह जो यूज होता है वो सारा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा स्पीड में अगर पढ़ाता हूं तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, तो मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा, थोड़ा स्लो कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में भी कुछ होने वाले सामान्य रोग होते हैं, कई बार पूछा गया है आपसे। नींबू कैंकर नाम का एक बीमारी होती है पौधे में, उसके बारे में पूछा गया था। कैंकर तो कैसे फैलता है? ये जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक है ना, और संचार कैसे होता है? वायु से होता है, एयर से होता है। ठीक है, और गेहूं की रस्ट एक बीमारी होती है, नाम है, गेहूं में रस्ट फैल जाता है, ये कवकों द्वारा होता है, ये वायु एवं बीजों द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत बोलते हैं, भिंडी की पीत एक बीमारी का नाम है, ये भी वायरस से फैलता है, कीड़ों द्वारा फैलता है। ठीक है ना, तो ये कुछ ये वाला तो जरूर याद कर लेना, ये वाला, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल, ये भी थोड़ा सा इस्तेमाल है। देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है मैं समझाता हूँ। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब है हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये आपको पता है। ठीक है ना, 78% के लगभग नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जो पौधे वगैरह होते हैं वो इनका अवशोषण डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं करते, बल्कि इनके कंपाउंड के फॉर्म में करते हैं। तो ये बदलता कैसे, ये देख लो। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन पहले जो होता है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्पष्टीकरण, तो ये आ गया। लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं ये पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका नाइट्रोजन यौगिक बना लेता है, यौगिक फिर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से पौधे जड़ों के माध्यम से ले लेते हैं। जो दलहनी फसल होती है दाल वाली, वो ज्यादा उनके अंदर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है उनकी जड़ों में, ये हो गया। फिर पौधों को जीव जंतु खा लेते हैं, जीव जंतु फिर उत्सर्जन जब करते हैं वहां से फिर ये मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से फिर यहाँ से जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण से ये परिवर्तित होकर के इन्वायरमेंट में फिर से मिल जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल इस तरीके से काम करता है। इसको आप एक बार खुद भी पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद भी पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे, बहुत टफ नहीं है, आसान है। ठीक है ना, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि जो जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, थ्योरी वाला पार्ट आपका समाप्त होता है। ठीक है ना, अब हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ही को समझना, ये बात याद रखना। कह रहा है शैवाल, यहां उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है ना, शैवाल के एग्जाम्पल जरा बताओ कौन से होगा। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? ये तो जीवाणु बैक्टीरिया है। ठीक है ना, ये जैसे बैक्टीरिया है, इसका मिलान तो लैक्टोबैसिलस से हो जाएगा, जिसको कि एक बैक्टीरिया होता है। तो आपका जो है बी मिलेगा 5 से, तो बी 5 से यहाँ है और यहाँ है, ये एक ऑप्शन तो काट दो। ए है जो आपका 1 से मिल रहा है। ठीक है ना, एक शैवाल है, शैवाल जो है आपको क्लैमाइडो मोनस नाम का एक याद कराया था, ये याद रखो। तो ए 1 से मिलेगा, सब में मिल रहा है। सी जो है आपका कवक है, ये देखिए कवक जो होते हैं स्पायरस जिलस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, एस्परजिलस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कवक जो है इससे मैच हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ गए आप। अब उसके बाद एक बचता है प्रोटोजोआ, जो कि अमीबा होता है। मैंने आप लोगों को रटवाया है अभी थ्योरी में कि ये जरूर याद रखना, फोटो के साथ सबके लगा रखे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको मैच कर रहा है फर्स्ट वाले में। ठीक है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि ना बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, पटाखे की ज़्यादा आवाज़ हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहीं बाद में ये आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। चलो 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, अभी थोड़ी शांति है। ठीक है ना, बाकी हैप्पी दिवाली, आप लोग भी इंजॉय करते रहिएगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ और मिलान करने को दे दिया है। इसमें देखिए कॉलम 1 है, कॉलम 2 में है। इसमें देखिए खोजकर्ता का नाम पूछा गया, आई थिंक, हाँ, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था बताइए। एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था, आपको याद हो तो चेचक का टीका। ठीक है ना, एडवर्ड जेनर ने ढूंढा था।
अच्छा, किडवन फ्रेगमेंटेशन लुई पास्चर ने किया था, इसको यहाँ मिला दीजिए। बेसिलस एंथ्रेसिस ये जो है रॉबर्ट कोच ने किया था, इसकी ढूंढा था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर ने किया था। ये सब मैंने याद करवा दिया, तो ये आपको याद रहना चाहिए, मिलान करना है था, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इतने ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी शांति है थोड़ा सा, मैं पूरा करा ही देता हूँ आपको। तीसरा आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन आपको दिया है, पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए की विरुद्ध प्रभावशाली बचाव है। बिल्कुल है, अभी आपको लिस्ट में देखा था आपने, ठीक है ना। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है जिसको कि हम पानी को उबाल करके पीने से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कारण क्या दे रहा है, कह रहा है हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचालित होता है। गलत दे रखा है, ये कारण जो है गलत दे रखा है साफ साफ। अभी आपने लिस्ट पढ़ा है, उसमें आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। यहाँ पे दे रखा है ए सही लेकिन आर गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन बना पा रहे हो तो एक बार कमेंट कर देना, नहीं तो मैं थ्योरी पे थोड़ा और बल दूंगा कि आप लोगों को पहले ही कुछ अच्छे से चीजें समझा पाऊं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल जनित विषाणु है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया पूछ रहा है कौन सा जो जल द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जल द्वारा नहीं फैलता है, मच्छरों द्वारा फैलता है। पीलिया वायरस ये नहीं, टाइफाइड नहीं फैलता है, मलेरिया नहीं फैलता है। टाइफाइड और हैजा, टाइफाइड तो फैलता, पीलिया नहीं फैलता। हैजा जो है अभी हमने बताया था, ये पानी द्वारा फैलता है, जल द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, कह रहा है जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में पाया जाता होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या हो सकता है। वायरस होता नहीं है, शैवाल होता नहीं, फंगी होगा नहीं। जो मनुष्य में पाया जाता है तो ये बैक्टीरिया पाई जाती है। हमारे शरीर में भी कुछ बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो रोगों से रक्षा करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं, कंप्रोमाइज कर लेना, आप लोग स्लो कर लेना चाहे तो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे बड़ा सा है, इसको पढ़ते रहना, मैं समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। मानव रोग दे रखा है, रोग कारक दे रखा है और संचरण का तरीका दे रखा है। इसमें XYZ का नाम पूछा है, क्या हो सकता है। देखिए टाइफाइड है, टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है ना, जीवाणु द्वारा टाइफाइड फैलता है। किस तरीके से फैलता है, तो ये वाटर से फैलता है। तो X हमारा वाटर हो जाएगा, यहाँ पे वाटर है, ये काट दो, सेकंड ऑप्शन कट गया, ये भी काट दो। तो दो ऑप्शन बचे, सी होगा या तो फिर ए होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां हो गया। और कह रहा है देखिए मिसिल्स यानी कि खसरा, खसरा जो है एक वायरल डिजीज है जो कि वायु द्वारा फैलती है। तो खसरा आपका किस में आ जाएगा, यहाँ पे डिजीज का नाम आ जाएगा, ये वायरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है यहाँ पे वायरस होना चाहिए, यहाँ पे भी है वायरस और यहाँ पे भी है वायरस, ठीक है। अच्छा, डेंगू, डेंगू भी एक प्रकार का वायरस है, मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, फैलता है। तो जेड जो है आपका वायरस होना चाहिए, प्रोटोजोआ दे दिया तो ये कट गया, जेड आपका क्या होगा, वायरस होगा। तो ये याद रखना, या डेंगू बोला है, डेंगू को आप वायरस द्वारा ही होता है, ठीक है ना, वायरल डिजीज है। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इसमें बातें यही लिखी रखी, बड़ा सा कोई फायदा है नहीं, उसको पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये कमेंट कीजिएगा कितने लोगों ने पिछली वीडियो सारी देख रखी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, वायरस से फैलता है, ठीक है ना। तो देखिए 6 रोग हो गया, टीबी आपको पता है ये बैक्टीरियल है तो ये ऑप्शन कट गया। हेपेटाइटिस, हाँ हेपेटाइटिस ए आपको पढ़ाया था, वायरल डिजीज है। खसरा भी वायरल डिजीज है, पोलियो भी है, चेचक भी है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, हैजा नहीं है, कट गया। कोलेरा, हैजा यानी कि कोलेरा नहीं है, ये भी कट गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने, कुछ समुच्चय इसमें देखो रखना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखो, जब मैं आप लोगों को माइंड में पढ़ाऊंगा तो कुछ और टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, तो उसको पढ़ लेना, वहां से याद रहेगा। ये अभी फिलहाल क्लास कर लो बस, ठीक है ना। चलो, अब इसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है अतिसार डिसीज है और मलेरिया जीवाणु के द्वारा फैलते हैं क्या, नहीं, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो ये तो कट गया आपका, गलत हो गया।
दूसरा कह रहा है टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं। नहीं, क्षय रोग तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, ये कट गया। इसने उल्टा दे रखा है, ये वाली चीजें जो है ये फैलती है प्रोटोजोआ से, ये बैक्टीरिया से, उसने उल्टा दे रखा है, तो दोनों कट गए। तीसरा आपसे कह रहा है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु वायरस से द्वारा फैलते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको रटवाया है मैंने। अगला कह रहा है पोलियो और अधिकांश जुकाम वगैरह ये वायरस से होते हैं, ये भी सही है। तो 3 और 4 ये आपके करेक्ट आंसर है। 3 और 4 कहां दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फाइनली हम लोग लगभग लास्ट तक पहुंचने वाले हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है इन्वायरमेंट में, कोई बात नहीं है, इग्नोर कीजिए। अगला आपसे कह रहा है जीवाणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जीवाणुओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखते हैं। कह रहा है शाकाहारियों में उपस्थित जीवाणु सेल्यूलोज का विघटन करते हैं, ये गलत है। ये मतलब ऐसा होता है इसलिए आंसर नहीं होगा। जीवाणु एंटीबायोटिक में उत्पादन में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी में नहीं होता, डबल रोटी या केक बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किए जाते हैं, यही गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखिए और कितना क्वेश्चन बचा है। अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। खसरा जीवाणुओं से होता है। खसरा जो है जीवाणुओं से होता है क्या वायरस से होता है? ये काट दीजिए, बैक्टीरिया से नहीं होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मोडियम नाम का एक वो होता है प्रोटोजोआ, उससे होता है, तो ये याद रखना। टाइफाइड जो होता है आपका बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, नहीं भाई, कुष्ठ रोग विषाणु से नहीं होता। तो बी और सी आपका करेक्ट है, जो कि बी ऑप्शन पे आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी लपेट देते हैं इसको। आई थिंक अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और थैंक यू। यहां तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना। और इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं डिस्कस कर देता हूं। कह रहा है निम्न में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का उपयोग नहीं होता है? तो डबल रोटी बनाने में यही में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ईस्ट का इस्तेमाल होता है। फ्रेगमेंटेशन में होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, दही बनाने में होता है बैक्टीरिया का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा, चीज़ों को समझा होगा, और चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थोड़ा आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ खास बात नहीं है, इसीलिए करता हूँ मैं, कमेंट करने के लिए कहता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और फिर मिलेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।